ठीक है, तो हम लोग का केटीजी में लास्ट टॉपिक ही बचा हुआ था। और प्रियांश प्रियांश यस सर। बहुत दिन के बाद नजर आ रहा है, कहाँ गया था? यस सर, स्कूल का टेस्ट था ही पिछला सप्ताह भी पूरा। हाफ ईयरली साल का ज्यादा पोर्शन था, उसी का कर रहे थे। ओ, खत्म हो गया सब? हाँ, अभी वाला तो हो गया, प्री बोर्ड होगा। अब प्री बोर्ड होगा? हाँ, थोड़ा टाइम बाद। ठीक है। ठीक है, मैक्सवेल लॉ या फिर इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। जैसे कि हम लोग काइनेटिक थ्योरी में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि अगर किसी भी कंटेनर में कुछ मॉलिक्यूल्स को अगर हम रखे हुए हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूव कर रहे होंगे, रैंडम मोशन शो करते हैं, जिसमें हम लोगों ने एक सीधा डायरेक्शन लेकर हम लोगों ने प्रूफ किया था उसमें। तो मोस्टली जो होता है कि अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर कंटेनर में मूव कर रहे हैं तो उनका जो मोशन होता है बहुत ही रैंडम होता है। ठीक है, कब किधर कैसे जाएगा हमको नहीं पता है। ठीक है, नहीं बहुत ही रैंडम तरीके से मूव कर रहा होता है, जिसको ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं, हम रैंडम मोशन बोल रहे हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल जो होता है रैंडम मोशन करता है। हाँ, हम इसको बोले थे कि आइसोट्रोपिक हम एज्यूम करते हैं, यानी कि हर डायरेक्शन में लगभग सिमिलर टाइप का मोशन हो रहा होगा, लेकिन फिर भी ये जो मोशन है कैसा है, बहुत ही रैंडम है। ठीक है, यानी कि जो मॉलिक्यूल है वाल से टकराया, वाल से टकरा के मान लेते हैं किस वाल से टकराया, फिर यहाँ से टकराया, यहाँ किसी और एटम से टकराया, इधर की जाने लगा, यहाँ किसी से टकराया होगा, इधर जा रहा होगा। हम नहीं कह सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल किधर जा रहा होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को ये देखें कि अगर हम इसका आरएमएस स्पीड की बात करें किसी एक टेम्परेचर पे, तो आरएमएस स्पीड तो कांस्टेंट आ रहा था किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, √3kT/m। तो अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर गैस की बात करें तो m फिक्स है कि कांस्टेंट ही है, 3 कांस्टेंट ही है, और टेम्परेचर अगर हम कांस्टेंट कर दें तो VRS जो है कांस्टेंट रहता है। लेकिन उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि अगर इस कंटेनर में बोले बहुत सारे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये जो n मॉलिक्यूल्स हैं क्या सभी एक ही स्पीड से मूव कर रहे होंगे? नहीं। ठीक है, यानी कि जो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है किसी का स्पीड हो सकता है कि एट द मोमेंट 0 हो, किसी का स्पीड बहुत ज्यादा हो, कोई मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से मूव कर रहा होगा, कोई एवरेज स्पीड से मूव कर रहा है। नहीं, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से सारे का जो स्पीड होगा वो सेम नहीं होगा। ठीक है, VRMS निकाले थे तो सबका क्यूमुलेटिव हम निकाले थे। हाँ, ओवरऑल का मिलाएंगे तो V एवरेज फिर VRMS मोस्ट प्रोबेबल किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर हम एक एक मॉलिक्यूल को पकड़ के देखें तो हर मॉलिक्यूल का जो स्पीड होगा वो अलग होगा। मे भी हो सकता है कि अगर 10 को कंपेयर करें तो एक दो का सेम भी आ जाए, लेकिन मोस्टली का क्या होगा, अलग ही होगा। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे मैक्सवेल ने अपना लॉ दिया। मैक्सवेल लॉ बोलते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बोलते हैं ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि each molecule have some speed। ठीक है, हर मॉलिक्यूल के पास कुछ स्पीड होगा। ठीक है, और वो हमेशा चेंज भी हो रहा होगा। इट चेंजेस फ्रिक्वेंटली। ठीक है, ड्यू टू कोलिजन्स
मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, वाल से कोलाइड कर रहे होंगे। तो अगर कोलिजन हो रहा होगा तो बोलेंगे कि उसका स्पीड जो है चेंज हो रहा होगा। लेकिन टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो स्पीड होगा उसको हम कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि कोई भी हम ये नहीं बोलते हैं कोई भी एक्स्ट्रा फोर्सेस उस पर एक्ट कर रहे होंगे। पहले भी हमने एज्यूम करा था कि जो भी कोलिजन होगा, वाल से हो या फिर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, जो भी कोलिजन होगा वो सारा का सारा इलास्टिक इन नेचर होगा। ठीक है, तो ये चीज हम बोल सकते हैं कि अगर जो भी मॉलिक्यूल्स है इस कंटेनर में उन सब का कुछ स्पीड होगा और वो फ्रिक्वेंटली चेंज भी हो रहा होगा। ठीक है, चेंज कैसे हो रहा होगा? तो ड्यू टू कोलिजन, आपस में कोलाइड कर रहे होंगे या फिर किसी सरफेस से, जो कंटेनर रखे हैं उसके सरफेस से कोलाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर स्पीड का यही डिस्ट्रीब्यूशन देने के लिए मैक्सवेल ने कुछ एजम्पशंस यूज किए, तो उस एजम्पशंस को देख रहे हैं। तो हमको यहाँ से दिख रहा है कि जो बहुत सारे मॉलिक्यूल है तो सबका स्पीड कुछ ना कुछ होगा। तो स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस स्पीड से चल रहे हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन सा स्पीड होगा, उसी की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो उसको एक एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एजम्पशंस है। तो पहला एजम्पशन ये माना गया कि जो गैस मॉलिक्यूल है वो लगभग हर वेलोसिटी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि गैस मॉलिक्यूल हैव, कैन हैव लिखते हैं, कैन हैव ऑल वेलोसिटीज बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, यानी कि गैस मॉलिक्यूल को कहा गया कि वो हर पॉसिबल वैल्यू हो सकता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। हम ये जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल, एटम, कुछ भी जो है के स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकता है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी कहने का मतलब वही है कि मोस्टली जो जाता है सी के बराबर जाता है, सी बोले तो स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि उससे कम ही रहता है। लेकिन एजेंशन ने यही कहा गया कि गैस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हर पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी अटेंड कर सकते हैं, जो कि 0 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो। और हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल है तो उसका स्पीड सी से ज्यादा नहीं हो सकता है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो 0 से सी कह सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, तो अगर गैस लाइट का स्पीड से ज्यादा ट्रैवल करेगा तो क्या होगा? अभी तक तो कोई पार्टिकल वैसा पाया नहीं गया है जो ट्रेवल करे। ठीक है, जैसे कोई भी पार्टिकल है हम फोटॉन्स मानते हैं तो उसका स्पीड मानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट है, और क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा पार्टिकल नहीं मिला है जिसका स्पीड जो है इससे ज्यादा हो। और रिलेटिविटी का कुछ कुछ आ जाता है कि स्पीड ज्यादा करेंगे तो गायब वायब हो जाता है, कुछ होता है। ठीक है, ठीक है, अब जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं, सेकंड एजम्पशन ये हुआ कि हमारे पास जो गैस कंटेनर है उसमें बहुत सारे गैसेस हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। वो मॉलिक्यूल्स आपस में कंटिन्यूअसली टकरा रहे होंगे और सबका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होगा, स्पीड, सबका स्पीड जो होगा कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ रेंजेस की बात करें तो ये एज्यूम करा गया कि मान लेते हैं कि कोई मॉलिक्यूल 10, जैसे कि हम दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं ए और बी, कहीं कहीं भी घूम रहे हैं कंटेनर में, इसका स्पीड अभी 10 मीटर पर सेकेंड है, ये कोलाइड करके हो सकता है 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो यहाँ बी कहीं था, वो किसी स्पीड से चल रहा था, कोलाइड के 10 हो गया होगा। ठीक है, यानी कि ये एजम्पशन किया गया कि अगर हम किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो भले ही कंटिन्यूअसली सारे मॉलिक्यूल्स का चेंज हो रहा है, लेकिन वो वैल्यू किसी न किसी एक मॉलिक्यूल के पास उस समय पे होगा। ठीक है,
यानी कि अगर ए जिस स्पीड से चल रहा था, बी किसी और स्पीड से चल रहा था, जब ए का भी कोलिजन हुआ, बी का भी कोलिजन हुआ, ए 10 से 2 हो गया, बी किसी स्पीड से 10 हो गया, यानी कि अगर हम इस सेम मोमेंट की बात करें तो इधर 10 हटा तो उधर 10 आ गया। तो सेकेंड एजम्पशन यही किया गया कि भले ही किसी भी मोमेंट पे ड्यू टू कोलिजन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड होगा कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, लेकिन अगर हम फ्रैक्शंस की बात करें, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो जो रेंज होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, यानी कि एक लूज कर रहा है तो एक गेन कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। लिख देते हैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली चेंजेस। ठीक है, सिंस स्पीड ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जो है कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, बट फ्रैक्शन ऑफ molecule having a range remains same। ठीक है, कुछ सर्टेन रेंज में रहेगा तो उसका जो स्पीड होता है वो सेम रहेगा। ये दो एजम्पशन है, इस दो एजम्पशन पे उन्होंने एक इक्वेशन भी दिया अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ, मैथमेटिकल रिलेशन। ठीक है, ये हमको भी याद नहीं है और ना ही जरूरत है। 4 पाई n m बाई 2 पाई k t रेज टू पावर 3 बाई 2 v स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 kT। ठीक है, ये इक्वेशन आता है। n जो है क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रेंज dv। ठीक है, ये इक्वेशन आता है। इस इक्वेशन से हमको ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं, बस स्टाइल मारने के लिए है। ठीक है, यहाँ पे dn क्या है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रेंज ऑफ dv। अगर हम dn की बात करें तो यह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रेंज v टू dv। ठीक है, v क्या है, स्पीड है। ठीक है, v से यानी डेल्टा v रेंज में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसको दिखा रहा है। स्मॉल m की बात करें तो वही हमारा मास ऑफ गैस होगा, गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, k बोल्ट्जमान कांस्टेंट, t टेम्परेचर, कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, v स्पीड, बाकी सब तो दिख ही रहा है। ठीक है, k बोल्ट्जमान कांस्टेंट, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n लिख देते हैं। ठीक है, b जो है स्पीड ही है, बाकी सब हम लोग जानते हैं। तो nb जो है dn बाई dv है, यानी कि v से dv रेंज में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ये इक्वेशन है। ठीक है, ये जो nb है इसको हम लोग बोलते हैं, रिप्रेजेंट तो यही कर रहा है dn बाई dv, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रेंज ऑफ dv, यानी v से v प्लस dv में कितने हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान, मैक्सवेल जो इक्वेशन आ रहा है, dv लिख देते हैं।
स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, चीज करते हैं, इसके ज्यादा रोल है नहीं हमारा। जो इस इक्वेशन से कर्व बनता है वो कर्व हमको याद रखना है। तो कर्व क्या है, यही चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नहीं जो कुछ भी होगा इसी पे बेस्ड होगा। ये जो कर्व है एन भी जो आया उसका और जो स्पीड है उसका, उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है एन बी वर्सेस बी। ये जो कर्व है ऐसा कुछ आता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो अगर हम एनवी को ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लगभग लगभग रिप्रेजेंट करता है, जो कि डेल्टा भी रीजन में होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे इस जो पीक वैल्यू बन रहा है, इस पीक वैल्यू को ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको दिख रहे हैं। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के रिप्रेजेंट करें हम, अगर हम डेल्टा भी बहुत कम रखते हैं तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के रिप्रेजेंट कर रहा है तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो ये आ रहे हैं और ये जो वेलोसिटी आ रहा है ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटेंड कर रहे हैं। तो ये जो वेलोसिटी होगा कौन सा होगा, मोस्ट प्रोबेबल होगा। ठीक है, हम जानते हैं सबसे ज्यादा क्या होता है VRMS, और V एवरेज जो होता है बीच में होता है, इसको हम V एवरेज बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल होगा जहाँ पे पीक वैल्यू आ रहा है, उसके बाद V एवरेज और सबसे ज्यादा VRMS, क्योंकि VRMS जो होता है सबसे ज्यादा होता है, फिर V एवरेज होता है, फिर V मोस्ट प्रोबेबल होता है। ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हम क्या मतलब पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है, वो सब चीज। सबसे पहला चीज कि एरिया अंडर कर्व क्या देगा। ठीक है, एरिया अंडर कर्व जो होगा वो हमारा एन भी डी भी होगा। ध्यान से देखो, वाई एक्सिस में एन है, इधर भी है, तो वाई एक्स का रहता है तो वाई एक्स लिखते हैं। एन भी जो है डी एन बाई डी भी है, तो इसको हम लोग डी एन लिख सकते हैं। ठीक है, एरिया अंडर कर्व जो देगा हमको इंटीग्रल एन बाई डी बी देगा, जिसको हम लोग डी एन लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एन बी इक्वल टू डी एन बाई डी बी होता है। तो यहाँ से हमको ये चीज दिख रहा है, दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि क्या दे रहा है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर लिमिट लगा देंगे तो उस लिमिट में उतने रेंज में, उतने स्पीड के रेंज में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसका वैल्यू देगा। सेकेंड, ठीक है, ये तो फिगर से ही हमको दिख रहा है कि अगर हम लोग इसमें मोस्ट प्रोबेबल VRMS और एवरेज वैल्यू निकालना चाहें तो मोस्ट प्रोबेबल जो होगा पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद भी एवरेज, फिर भी तो रिप्रेजेंट्स, यानी कॉरस्पॉन्डिंग टू पीक वैल्यू जो होगा ये क्या आएगा, VMP आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को उस रेंज में दिखा रहा है, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड होगा उसको मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं, यानी कि मोस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस स्पीड को पोजेस कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड, ये जो एरिया है, ठीक है, अगर हम इस फिगर को देखें, हम इस लाइन के लेफ्ट साइड का एरिया बोल रहे हैं 1 और इधर का एरिया बोल रहे हैं 2। ठीक है, एरिया, ये एरिया 1, यानी कि जो मोस्ट प्रोबेबल वाला लाइन है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड,
तो अगर हम लेफ्ट और राइट की बात करें तो यहाँ पे एरिया 1 जो होता है ये लेस देन एरिया 2 आता है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट साइड का एरिया कम होगा, राइट साइड का एरिया ज्यादा होगा। और एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग a speed less than vmp will be less than number of molecules having a speed greater than vmp, ठीक है। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसका स्पीड vmp से कम होगा उनकी संख्या कम होगी, vmp से ज्यादा की संख्या ज्यादा है, ठीक है। हम एरिया देख के बता सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसके वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से कम है उनकी संख्या जो मॉलिक्यूल्स जिसका स्पीड vmp से ज्यादा है उनसे कम है, ठीक है। फोर्थ, ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये कर्व जैसे जिसका स्पीड बहुत कम या बहुत ज्यादा है उनकी संख्या कम है, ठीक है। यानी कि मॉलिक्यूल्स हैविंग, अगर हम मॉलिक्यूल्स के स्पीड की बात करें तो जिसका स्पीड बहुत ज्यादा है, टू लो है या टू हाई है, उनकी संख्या कम है। यानी कि हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग टू लो या फिर टू हाई स्पीड इज वेरी लो, ठीक है। जिसका स्पीड बहुत कम या बहुत ज्यादा है उनकी संख्या बहुत कम है बाकी के कंपेयर में। फिफ्थ, और फिफ्थ से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस तो क्या होगा? हम जानते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो VMP हो या फिर V एवरेज हो या फिर V RMS हो, सब बढ़ेगा, ठीक है। यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज, ये सारे स्पीड्स बढ़ेंगे, ठीक है। पीक वैल्यू में क्या होगा? तो ऐसा हमारा कर्व आएगा। लेट्स से कि अगर एक टेम्परेचर ऐसा है, इसको हम T1 बोल रहे हैं, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा T2, ठीक है। T2 इज ग्रेटर देन T1। इसमें देख रहे हैं VMP जो भी है ये इसके लिए VMP2 है, ठीक है। तो VMP2 बढ़ रहा है वैसे ही V एवरेज सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन जो कर्व है ब्रॉड हो गया है। कर्व ब्रॉड इसलिए हो गया है क्योंकि हर स्पीड अब बढ़ गया है, स्पीड बढ़ गया है यानी कि रेंज बढ़ गया है। जो मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम पे भी थे उनका भी स्पीड बढ़ गया है, तो मोस्टली जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो पहले VMP पे थे अब ज्यादा हो गए, कम हो गए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं? पहला कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो कर्व जो है राइट की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है या फिर राइट की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है? टुवर्ड्स राइट, ठीक है। राइट की तरफ क्यों शिफ्ट हुआ है? तो सारा स्पीड क्या हो जाएगा? सिंस स्पीड्स जो भी स्पीड की बात करेंगे वो इंक्रीज कर देगा, हर एक मॉलिक्यूल का स्पीड बढ़ गया होगा, हर एक मॉलिक्यूल का स्पीड बढ़ा होगा तो शिफ्ट किधर की तरफ हो जाएगा? V की तरफ, V बढ़ जा रहा है। सेकेंड, ये जो ब्रॉडन हो जा रहा है यानी कि थोड़ा चपटा टाइप का हो जा रहा है, ब्रॉड हो जा रहा है, पहले थोड़ा पिक कम था, नैरो टाइप था, ब्रॉड हो जा रहा है,
तो ये ब्रॉड क्यों हो रहा है? तो क्योंकि जो रेंज ऑफ स्पीड है वो सबका इंक्रीज कर गया है, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड पे पहले 10 मॉलिक्यूल थे, अब 20 मॉलिक्यूल हो गए। 20 मीटर से पहले मान लेते हैं 20 थे, तो अब 40 हो गए, यानी कि हर रेंज जो है बढ़ ही है। This implies that ठीक है, रेंज ऑफ स्पीड फॉर मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल कर्व ये चीज रिप्रेजेंट करता है, इन सब चीजों को ध्यान रखना है कि मैक्सवेल जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया क्या देगा। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्या क्या चेंज होंगे। तो मोस्टली सवाल लास्ट वाले से आते हैं, ऊपर वाले भी ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसके बाद है मीन फ्री पाथ। ठीक है, इसको लेमडा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मीन फ्री पाथ क्या होता है? जैसे कि अगर एक मॉलिक्यूल है, घूम रहा है, ठीक है, मान लेते हैं किसी कंटेनर में मॉलिक्यूल घूम रहा है और ये तो बहुत टकराते हुए चल रहा है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल यहाँ था, इससे जाके ये टकरा रहा है, तो इन टक्कर के बीच में, यानी कि यहाँ से वो किसी मॉलिक्यूल से टकरा के इधर जाना शुरू हुआ और यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, उस दौरान वो किसी भी मॉलिक्यूल से नहीं टकराया है। ठीक है, यानी कि विदाउट टक्कर ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री पाथ। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, दो कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस वो फ्रीली मूव करा है इज कॉल्ड फ्री पाथ। ठीक है, उस पाथ को हम लोग बोलते हैं फ्री पाथ, यानी कि वो फ्री पाथ करने का मतलब है कि वो बिना टक्कर का चला है। ठीक है, यानी कि अगर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है और वो बार बार टकरा रहा है वाल से, मॉलिक्यूल से कहीं ना कहीं वो टकरा रहा है, तो अगर वो जो टक्कर है दो मॉलिक्यूल्स एक से टकरा के जब दूसरे से टकरा रहे हैं, उस बीच में जो बिना टक्कर का मूव किया है उस डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं फ्री पाथ। अब हम ये जानते हैं कि हर मॉलिक्यूल का ले या फिर किसी एक मॉलिक्यूल को पकड़ लें, तो ये जो फ्री पाथ होगा उसका एक कांस्टेंट वैल्यू हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो फ्री पाथ है ये हमको कांस्टेंट नहीं मिलेगा। हो सकता है कि किसी के लिए 1 सेंटीमीटर हो, किसी के लिए 1 मीटर हो, किसी के लिए 2 मीटर हो, ऐसा हो सकता है। 1 मीटर बहुत ज्यादा हो गया है, मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस मॉलिक्यूल तो बहुत पास पास में ही रहते हैं। ठीक है, एज अ रेफरेंस बोल रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि ऐसा है, तो विदाउट टक्कर जो मूव कर रहा है, हो सकता है कोई तुरंत टकरा गया, कोई कुछ दूर जाके टकराया, तो हर डिस्टेंस सेम नहीं होगा, हर फ्री पाथ सेम नहीं होगा, यानी कि फ्री पाथ जो होगा नॉट सेम फॉर एवरी कोलिजन। ठीक है, हर कोलिजन के लिए ये क्या होगा, सेम नहीं होगा। मॉलिक्यूल्स की एक ही मॉलिक्यूल को पकड़ के देखे तो, या फिर ओवरऑल सारी मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करें तो इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, इसका एवरेज। ठीक है, तो इसका जो एवरेज वैल्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, इसका एवरेज वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, जिसको हम लोग लेमडा से लिखते हैं, और वो डिफाइन होता है
जैसे कि हर का तो डिस्टेंस अब मेजर नहीं कर पाएंगे, तो डिफाइन करते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर कोई एक मॉलिक्यूल को रख ले तो मान लेते हैं कि कुछ दूर गया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल between successive collisions। ठीक है, यानी कोलिजन करते हुए जो टोटल डिस्टेंस मूव करा है सक्सेसिव कोलिजन करते हुए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। ठीक है, मान लेते हैं कि वो कुछ दूरी तय किया, लेट्स से कि 5 मीटर ही मूव किया, 5 मीटर में वो 50 बार टकरा गया, तो बिना टकराए कितना गया, 5/50 लिखेंगे, यानी कि उतना डिस्टेंस जो है वो विदाउट टक्कर का मूव किया है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, और वो मीन फ्री पाथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लैम्डा से। ठीक है, यानी कि फ्री पाथ हम किसको कह रहे हैं, जब भी कोई मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो या तो वो वॉल से टकरा रहा है या फिर आपस में ही टक्कर हो रहा है उसकी। तो जो टक्कर हो रहा है उस टक्कर के दौरान वो कभी कुछ डिस्टेंस जो फ्रीली मूव किया है, उस डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं फ्री पाथ। इस फ्री पाथ में वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि उस पर कोई भी फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे हैं आफ्टर टक्कर, सारे टक्कर जो है इलास्टिक हैं, अकॉर्डिंगली वैसे ही चेंज होगा। ठीक है, अब ये लेमडा हम फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, लेमडा मीन फ्री पाथ की फॉर्मूला, तो उसके लिए कुछ एजम्पशंस यहाँ पे भी हम लेते हैं। ठीक है, फॉर कैलकुलेशन इस मीन फ्री पाथ की अगर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो एजम्पशंस क्या क्या हैं। पहला पहला हम ये करते हैं कि जब हम कंसिडर करेंगे फाइंड करने के लिए, जब कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, तो हम यही मान के करते हैं कि जो मॉलिक्यूल को कंसिडर कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल को छोड़ के बाकी सारे मॉलिक्यूल रेस्ट पे होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि स्टेशन है, स्टेशन पे कोई ट्रेन आई, सभी लोग उतर के बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो कोई किसी से टकरा रहा है, कोई रेलिंग से टकरा रहा है, ऐसा है, या फिर टक्कर नहीं भी हो रहा है, जो भी, स्टेयर के पास और ज्यादा भीड़ होता है। तो जब हम खुद को एज्यूम कर रहे हैं तो हम ये एज्यूम कर ले रहे हैं बाकी लोग जो है एकदम स्टेच्यू में है, कोई हिल जोल नहीं रहा है, अब हम सिर्फ मूव कर रहे हैं। अब हम जितनी बार कोलाइड करेंगे, ठीक है, हम जितना भी डिस्टेंस मूव करें, जितनी बार भी कोलाइड करें, ठीक है, तो पहला एजम्पशन यही लेंगे कि सिर्फ जिस मॉलिक्यूल को हम कंसीडर कर रहे हैं वही सिर्फ मूव कर रहा होगा, बाकी के जितने भी मॉलिक्यूल्स हो सारे रेस्ट पे होंगे। ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम एज्यूम करेंगे, यानी कि तो ऐसा तो आइडियल गैस में भी नहीं होगा। किसी में कैसे होगा, सारे मॉलिक्यूल्स के पास टेम्परेचर है, सब मूव कर रहे होंगे। ऐसा होगा कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल मूव करे और बाकी सब रेस्ट में रहे। एक मॉलिक्यूल को निकाल के कंटेनर में रख देंगे। एक मॉलिक्यूल को रखना, आज तक इलेक्ट्रॉन तो पता चला नहीं, मॉलिक्यूल को कैसे हम एक को अलग करेंगे तो मॉलिक्यूल बड़ा है ना, प्रैक्टिकली। इसलिए। फिर भी अभी तक तो ऐसा कुछ डिवाइस नहीं निकला है, आगे में भी पॉसिबल है। तो मॉलिकन्स ऑल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में एटमाइजर यूज होता है, उस पे तो क्या होता है, वो ऑल ड्रॉप्स को एटम्स में नहीं स्प्रेड करता है। हाँ, तो उसमें भी तो रहता है ना कि कितना बड़ा एटम है, उसका वॉल्यूम क्या है, उस हिसाब से हम लोग लिखते हैं।
जैसे बॉम्बार्डिंग वाले में ही है, तो हम लोग एटम क्या कहते हैं उसको इतना थिन कर लेते हैं कि एकदम पतला हो जाए एटम के लेवल का, लेकिन प्रैक्टिकली करने में बहुत मुश्किल है। ठीक है, सिर्फ पार्टिकुलर मॉलिक्यूल जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं इज इन मोशन, ऑल अदर्स आर बीइंग इन रेस्ट। फ्लैश देखे हो क्या? फ्लैश सीरीज आता है, नो सर। फास्टेस्ट मैन अलाइव, नो सर। तुम छोड़ो। जैसे फ्लैश जो होता है उसमें क्या हीरो होता है, जैसे सुपरमैन ये सब है, तो उसमें उसको रिप्रेजेंट करा गया है कि फास्टेस्ट मैन अलाइव, यानी कि बहुत तेज भागता है। तो उसका जब मोशन दिखाता है तो वही दिखाता है कि बाकी लोग रेस्ट में है, वही सिर्फ मूव कर रहे हैं। अब बाकी जब कोई जब मूव करते दिखाता है तो उसको दिखता ही नहीं है वो इतना तेज मूव कर रहा होता है। तो वही चीज है, अगर देखे होते तो और फील आते इसलिए है। तो पहला हम क्या एजम्पशन ले रहे हैं कि जिस मॉलिक्यूल को हम कंसीडर करेंगे उसी को हम मूव करते हुए देखेंगे, बाकी जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उसको रेस्ट में मान लेंगे। ठीक है। सेकेंड, जो मॉलिक्यूल है वो स्फीयर है। ठीक है, ये स्फीयर है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ये एक मॉलिक्यूल है, लेट से कुछ भी इसका डायमीटर कुछ होगा, लेट से कि इसका डायमीटर डी है। तो अगर एक पर्टिकुलर टाइप के हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, तो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करेंगे तो जो हम एक्चुअल कोलिजन की बात करेंगे, एक्चुअल कोलिजन जब दो मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे होंगे, तो ध्यान से देखो, ठीक है, जब ध्यान से देखो कि जब दो मॉलिक्यूल टकरा रहे होंगे तो दोनों के बीच में एक्चुअल कोलिजन के दौरान स्पेसिंग क्या होगा, ऐसे वो बनेंगे। ठीक है, और एक्चुअल कोलिजन के बीच में इन दोनों के बीच का सेंटर के डिस्टेंस देखेंगे तो ये डी मिलेगा, क्योंकि दोनों का डायमीटर डी था, और हम ये डिस्टेंस देखेंगे तो हमको 2d मिलेगा। यानी कि ड्यूरिंग कोलिजन ऐसा वो बना रहे होंगे, नहीं कितने स्पेस वो लोग ऑक्युपाई तो कर रहे होंगे। डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ये मॉलिक्यूल को शुरू में ही एज्यूम कर चुके हैं कि बहुत ही रिजिड है और पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो डिफॉर्मेशन ऐसे ही खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं एक्चुअल कोलिजन में ये है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे फॉर कैलकुलेशन, यानी इक्विवेलेंट कोलिजन हम क्या मानेंगे, जब कोलिजन हो रहा है तो हम इन दोनों को मिला के मान ले रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, और जिसका डायमीटर कितना है 2d। ठीक है, यानी कि हम एक्चुअल स्पेसिंग, ये स्पेसिंग का बात हो रहा है, अगर एक्चुअली कोलिजन हो रहा है तो ऐसा वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा, दो मॉलिक्यूल जब टकराया है तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल को एक मॉलिक्यूल मान लिए। अब उसमें हमको टक्कर दिख रहा है, अब उसी को हम मूव करा देंगे, जितना मॉलिक्यूल रास्ते में आएगा वो सारा का सारा हमको टक्कर पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि जब भी ये मॉलिक्यूल किसी मॉलिक्यूल से टकराया होगा तो इक्विवेलेंट इतना ही डिस्टेंस वो ऑक्युपाई करा होगा। क्लियर है? यस सर। यानी कि हम लोग इसको कंसिडर कर लेंगे, कंसिडर्ड एज मूविंग मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि जो हम कंसिडर कर रहे हैं इस चीज को, ये हम कंसिडर कर लेंगे मूविंग मॉलिक्यूल है, बाकी के जो मॉलिक्यूल्स रेस्ट में जहाँ है वहां पड़े हुए हैं।
ठीक है, ये तो हम एजम्पशंस करते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। तो देखते हैं समझ नहीं आया सर एक चीज। क्या। तो हम लोग अज्यूम कर ले रहे कि दोनों मॉलिक्यूल्स कोलिजन के पास स्टिक कर जा रहा है। हम इक्विवेलेंट कोलिजन की बात कर रहे हैं, जैसे कि ये मॉलिक्यूल है, यही कोलाइड कर रहा है, ये मूव कर करके कोलाइड कर रहा है। जैसे कि अज्यूम करो कि तुम मूव कर रहे हो, बाकी लोग रेस्ट पे हैं, सब कोई आइडेंटिकल है, तुम्हारे यहाँ जुड़वा है सब, ठीक है। तो तुम जब फर्स्ट से टकराए तो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे, ठीक है। वहां से तुम फिर दूसरे से जाके टकराए, तब भी कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे, ऐसा हुआ। स्पेस तो हम लोग ऑक्यूपाई पहले से ही कर रहे हैं। तो सिंगल कर रहे हो ना, ड्यूरिंग कोलिजन की बात कर रहे हैं। जब कोलिजन हो रहा है तब कितना हम स्पेस या एरिया कवर कर रहे हैं, तो अच्छा। दोनों का कंबाइंड करेंगे। यस सर। तो वही, जब कोलिजन हो रहा है तो ऐसा ऐसा हर बार हुआ होगा, ये मॉलिक्यूल हर बार अलग अलग से टकराया होगा, तो ऐसा ही किया होगा। यस सर। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, थोड़ा जाओ कि एम क्या है। हमको मीन फ्री पाथ फाइंड करना है। मीन फ्री पाथ में सबसे पहले क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। ठीक है ना, कुछ डिस्टेंस अगर मॉलिक्यूल जा रहा है तो उस दौरान वो कितना कोलिजन करेगा। तो अब कोलिजन हम कैसे पता करेंगे, तो हम उसके लिए क्या एज्यूम किए कि जो सारे मॉलिक्यूल्स वो रेस्ट पे हैं। अब रेस्ट पे है, एक मॉलिक्यूल जा रहा है, अब सबसे टकरा रहा है, तो क्या सबसे ही टकराएगा। तो हम स्ट्रेट लाइन मोशन ही मानते हैं, रेंडम मोशन को तो नेग्लेक्ट करेंगे। रेंडम मोशन जाएगा कहाँ कहाँ जाएगा पता नहीं। तो हम अगर स्ट्रेट मोशन की बात कर रहे हैं, तो अगर ये मॉलिक्यूल रास्ते में जा रहा होगा, अगर हम इतना मान लेते हैं, तो अगर ये हम बोले कि ये हमारा स्फीयर है, ठीक है, जिसका डायमीटर जो है 2d, ठीक है, इसका डायमीटर क्या है 2d। अब अगर हम इसको मान लिए हैं और अगर ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूल्स को टकराएगा, जो इस रीजन में होगा उसी से तो टकराएगा, बोलो। यस सर। अगर हम एक सिंगल को लिए होते तो उसको अगर हम मूव करा रहे हैं, तो यहाँ पे भी कोई मॉलिक्यूल है, कोई यहाँ पे भी है, तो हम इससे टक्कर कर रहा है नहीं कर रहा है, यहाँ है, हम कह नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम दो इक्विवेलेंट कोलिजन मान लिए कि टक्कर होगा, तो भाई इतना एरिया में जो भी मॉलिक्यूल होगा उससे ये मॉलिक्यूल टकराता हुआ गया होगा, ठीक है। तो यस सर। अगर हम ऐसा एक स्फीयर मान लिए, तो अब इस रीजन में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ये अगर ये स्ट्रेट ऐसा एवरेज स्पीड से जा रहा है, तो इस रीजन में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या सबसे टकराया होगा, यस सर। क्योंकि हम टक्कर के बराबर का पूरा हम एरिया को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितने स्पीड से चल रहा है, वी एवरेज स्पीड से। तो लेट से कि ये जो है, ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया को ले रहे हैं, यहाँ से ये चला, तो टी टाइम में कितना दूरी चलेगा, ऐसा ही है। हमको दिख रहा है कि ये सिलेंड्रिकल एरिया ही कवर करेगा। स्फीयर है, आगे मूव कर रहा है, तो जो एरिया कट करता हुआ जा रहा है क्या है, सिलेंड्रिकल कर रहा है। अब इस सिलेंड्रिकल रीजन में जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे सबसे ये टकराया होगा, थोड़ा सा पोर्शन हो पूरा हो जैसा भी हो, जो भी इस रीजन में होगा सबसे ये इक्विवेलेंट कोलिजन किया होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई मॉलिक्यूल छूट ही गया होगा। क्लियर है। यस सर। तो ये जो डायमीटर है ये 2d ही होगा। लेट से टी टाइम में है, भी एवरेज से जा रहा है, तो ये कितना होगा, भी एवरेज इंटू टी चला होगा डिस्टेंस। ये हम सरफेस ए बोल रहे हैं, सरफेस बी बोल रहे हैं। ए से बी तक जाने में ये भी एवरेज इंटू टी डिस्टेंस चला होगा, डायमीटर इतना है, ठीक है। अगर हम इसका वॉल्यूम का बात करें, तो वॉल्यूम क्या होगा,
V average T into pi d square. पाई डी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया वॉल्यूम हमारा। एक टर्म यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं एन, ठीक है। एन क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यहाँ से देखो तो मॉलिक्यूल डेंसिटी है, यानी कि डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, ठीक है। ये एक चीज हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, स्मॉल एन, जिसको बोल रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रीजन ए टू बी, जो टक्कर करे होंगे वो कितना, ये वॉल्यूम इंटू एन, टी पाई डी स्क्वायर इंटू एन, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। क्या हमको इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और हम इफेक्टिव कोलिजन को कंसीडर, हाँ ब्रैकेट, ठीक है, वॉल्यूम इंटू एन कर रहे हैं। अच्छा अब देखो कि हम इफेक्टिव कोलिजन को मानते हुए बड़े वाले मॉलिक्यूल को ले जा रहे हैं, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं सारे रेस्ट में थे, क्या इतने ही बार कोलाइड किया होगा? बोलो, क्या हमको यही रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन? जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं इफेक्टिव कोलिजन ले लिए, अब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उस रीजन में उस सबसे वो टकराया है, यानी कि इतने नंबर ऑफ कोलिजन आ गए, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने नंबर ऑफ कोलिजन, इसीलिए ये दो एजम्पशंस। तो अब हम वो लेमडा टी लिखना थोड़ा चाहते प्लस टाइप का लग रहा है। हैं। अच्छा अब ठीक है। यस सर। अब हमको लेमडा लिखना है, तो लेमडा होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है? तो वी एवरेज इंटू टी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन। तो इसको हम लिख सकते हैं वी टी एवरेज लिख देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखो, वी एवरेज टी पाई डी स्क्वायर इंटू एन। तो ये हमको क्या मिल रहा है? 1 पाई डी स्क्वायर एन, ये मिल रहा है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ से हमको लेमडा मिल रहा है 1/पाई डी स्क्वायर एन। ठीक है, ये कब आया है कि ये डिराइव हुआ है कि मॉलिक्यूल्स इन सिलेंडर, जो सिलेंड्रिकल रीजन है, इज एट रेस्ट। ठीक है, ये कब डिराइव हुआ है कि सिलेंड्रिकल रीजन में जो भी मॉलिक्यूल्स थे वो रेस्ट में है तब। अगर वो भी मूव कर रहे होते तो क्या होता? अलग आता कुछ, जैसे में आता, बोलो। हम जानते हैं कि सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे आर मूविंग and speeds are governed by मैक्सवेल्स लॉ। ठीक है, मैक्सवेल लॉ से जो है गवर्न होता है। तो इस लॉ को यूज करके जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बाय यूजिंग दिस लॉ, ठीक है, इसको अगर यूज करते हैं तो जो लेमडा का वैल्यू आता है वो आता है 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन।
ठीक है, यानी कि जो हम विदाउट कैलकुलेशन लाए हैं उसका 1/√2 टाइम्स। तो ये फॉर्मूला याद रखना है और ये वाला भी चीज याद रखना है कि कितना आ रहा है, अगर हम रेस्ट पे मान रहे हैं तो, और एक्चुअली में कितना आता है। ठीक है, इसका डेरिवेशन हम लोग को नहीं जानना, जो पहले इक्वेशन लिखे हैं उसी से ये डिराइव्ड है। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस लॉ हम लोग को लेमडा आता है 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। ये जो है हमारा मीन फ्री पाथ है। तो यहीं से हम लोग जो तुम पूछ रहे थे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? तो नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे हम देखते हैं नंबर ऑफ कोलिजन क्या है। नंबर ऑफ कोलिजन इतना आया है टी टाइम में, पर यूनिट टाइम करना होगा तो टी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एफ क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ कोलिजन आया था वी एवरेज टी पाई डी स्क्वायर इंटू एन। इसको अगर हम टी से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा, यानी कि आ गया वी एवरेज पाई डी स्क्वायर इंटू एन। फिर एक टर्म होता है मीन फ्री टाइम। फ्री टाइम यानी कि भाई जिस टाइम में वो कोलाइड नहीं करा है, तो इसको हम लोग 1/f से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आ जाएगा 1 बाई हमारा वी एवरेज पाई डी स्क्वायर इंटू एन। आते हैं नोट पॉइंट। तो हमको क्या मिला कि लेमडा जो है वो कितना आ रहा है? 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू। ठीक है, अब इस n वैल्यू को क्या हम फाइंड कर सकते हैं? ठीक है, फॉर गैसेस। ठीक है, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, होता है पीवी इक्वल टू एन, यहाँ पे मोल है, एनडेस लिख रहे हैं। ठीक है, एनडेस जो है मोल है, एनडेस आरटी। एनडेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम एनडेस को लिख सकते हैं जैसे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखना होता है तो n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल इनटू Na। ठीक है, इस चीज को अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n r बाई एन ए इंटू टी, डेट इक्वल टू एन के टी। ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। एन जो है मोल है, तो यहाँ से हम लोग इसको के की टर्म में यानी बोल्ट्जमान कांस्टेंट की टर्म में हम लोग एन के टी लिख सकते हैं। ठीक है, एन के टी। अब जो स्मॉल एन है यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही है। तो ये क्या है? एन बाई वी। ठीक है, एन बाई वी है, तो यहाँ से हमको ऊपर से क्या दिख रहा है कि एन जो कि स्मॉल एन है, एन बाई वी है, तो एन बाई वी अगर लिखेंगे तो हमको दिख रहा है पी बाई के टी। ठीक है, यानी कि हम ऊपर इक्वेशन से लिख सकते हैं इसको पी बाई के टी, यानी गैसेस अगर किसी कंटेनर में है तो उसका प्रेशर अगर पी है, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टेम्परेचर टी है, तो हम ये चीज लिख सकते हैं। इसको अगर हम ऊपर यूज करें तो लेमडा क्या आएगा? के टी ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे तो अंडर रूट पाई डी स्क्वायर को हम एरिया कह सकते थे, लेकिन पाई डी स्क्वायर ही लिख रहे हैं। डी जो है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इनटू पी। ठीक है, तो लेमडा का ये भी एक फॉर्मूला आ रहा है, किसके टर्म में? तो टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब की टर्म में।
किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। मॉलिक्यूल का डायमीटर बढ़ाएंगे मीन फ्री पाथ घटेगा। के कांस्टेंट है, √2 कांस्टेंट है, पाई। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, कब? इफ टी से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं, कब? जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, प्रेशर को रख रहे हैं कांस्टेंट। ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इफ लेट्स से कि अगर मान लेते हैं कि वॉल्यूम को अगर हम कांस्टेंट कर दें एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी, यानी कि हम जो गिवन वॉल्यूम है उसमें हम मास को भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, मोल को चेंज नहीं कर रहे हैं, कांस्टेंट। अगर हम इसको कांस्टेंट कर देते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब यानी कि हम मोल को कांस्टेंट कर रहे हैं, यानी कि ये जो इम्प्लाई कर रहा है कि मोल जो है वो कांस्टेंट है। अगर ऐसा हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट मोल कांस्टेंट, तो P/T जो होगा वो कांस्टेंट आएगा हमारा। ठीक है, इस केस में क्या आएगा कि ये कांस्टेंट हो जाएगा। और जब ऐसा होगा, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे केसेस में लेमडा दिख रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ P एंड T होगा, क्योंकि P/T आ रहा है, तो लेमडा हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर इस केस के लिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी कांस्टेंट रख रहा है, तब प्रेशर और टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करेगा। हम जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन मीन फ्री पाथ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर वाले केसेस में फॉर्मूला से दिख रहा है, अगर हम मॉलिक्यूल्स का डायमीटर बढ़ाते हैं तो लेमडा घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे लेमडा बढ़ेगा, प्रेशर घटाएंगे तो लेमडा। ठीक है, इस पे डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड, रेशियो, या फिर क्या होगा अगर ये कर दें वो कर दे तो हम लोग डायरेक्टली इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसको कहते हैं? जैसे खुद से कंपेयर करें तो हमारा फ्रीडम क्या है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि कहीं भी जाएं कोई रोक टोक ना हो, कोई मूवी देखे कोई रोक टोक ना हो, जब मन तब पढ़े कोई रोक टोक ना हो। तो वैसे ही मॉलिक्यूल्स को तो वो सब करना है नहीं, इनको सिर्फ मोशन करना होता है, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, तो उसी में इसको फ्रीडम चाहिए। यानी कि ये चीज रिप्रेजेंट करता है इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट मोशन को रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि कोई भी मॉलिक्यूल है तो कितना इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है। या फिर इसी को एनर्जी के टर्म में हम कह सकते हैं कि independent modes in which molecular system independent modes या फिर ways बोल सकते हैं in which molecules or system can possess energy। ठीक है, हम पहले ही बोले हैं कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी होता नहीं है, तो जो भी एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इंडिपेंडेंट मोशन या फिर उससे रिलेटेड एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी का ही बात हो रहा है।
तो वही कह रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इंडिपेंडेंट मोड्स जिसमें मॉलिक्यूल जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी को पोजेस कर सकता है, या फिर इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है कि इंडिपेंडेंटली वो कैसा किस वे में मूव कर सकता है। ठीक है, इसके जो टाइप्स हैं, पहला मोनोएटॉमिक के लिए, अच्छा इसके टाइप्स ट्रांसलेशनल, ठीक है, सेकेंड रोटेशनल, थर्ड वाइब्रेशनल। ठीक है, अगर हम बात करें मोशन की तो ट्रांसलेट कर सकता है, ट्रांसलेट किस किस एक्सिस में कर सकता है, तो एक्स वाई जेड। ठीक है, ट्रांसलेशनल की बात करें तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में मूव कर सकता है, इसमें जनरली 3 आता है। ठीक है, वैसे ही रोटेशन, तो मॉलिक्यूल कैसे रोटेट कर रहा है, रोटेट होके वो फ्री कैसे हो सकता है, उस चीज को बोलते हैं रोटेशनल, और वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेशन। ठीक है, तो अगर किसी के पास काइनेटिक एनर्जी है तो या तो ट्रांसलेट कर रहा होगा, या फिर रोटेट कर रहा होगा, या फिर वाइब्रेट कर रहा होगा, इसी में मोशन दिख रहा है, तो वही टाइप ऑफ मोशन होगा। तो एक एक करके देखते हैं किसमें कितना होता है। मोनोएटॉमिक, ठीक है, मोनोएटॉमिक है, लेट से कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल जो है रखा हुआ है। ठीक है, इसको अगर हम इधर ले जा रहे हैं, या फिर इधर ले जा सकते हैं, या फिर इधर ले जा सकते हैं, तीनों डायरेक्शन में जाएगा तो उसका पोजीशन चेंज होगा, हमको डिफरेंट नजर आएगा, यानी कि 3 डिफरेंट वेज में ये मूव कर सकता है। तो अगर हम मोनोटॉमिक की बात कर रहे हैं तो ट्रांसलेशनल कितने आ रहे हैं, 3। रोटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, इधर रोटेट करें या इधर रोटेट करें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो रोटेशनल 0, ट्रांसलेशनल की बात, वाइब्रेशनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये अपने जगह पे अगर वाइब्रेट करता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0। ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ क्या होता है, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ रोटेशन होता है, डिग्री ऑफ वाइब्रेशन फ्रीडम। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस रहा तो मोनोएटॉमिक के लिए जैसे हीलियम हो गया मोनोएटॉमिक है, आर्गन हो गया मोनोएटॉमिक है, तो ऐसे गैसेस के लिए जो उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो सिर्फ ट्रांसलेशनल होगा, और वो कितने होंगे, 3, यानी कि वो पॉसिबली 3 डायरेक्शन में मूव करके अपना पोजीशन, अपना ओरिएंटेशन चेंज कर सकते। सेकेंड डायटोमिक, ठीक है, डायटोमिक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, लेट से कि वो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा रखा हुआ। तो अगर हम ट्रांसलेशनल की बात करें तो ये तीनों एक्सिस में किधर भी मूव कर सकता है, ये 3 होगा। रोटेशन की बात करें तो अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करें, ये अगर यहाँ ए है, ये बी है, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे हमको कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम इससे रोटेट करें तो हमको चेंज दिख रहा है, यहाँ से ऐसे रोटेट करें तो भी चेंज दिख रहा है, तो रोटेशनल कितने होंगे, 2। ठीक है, वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल हम इसके लिए बोलते हैं 1। ठीक है, टेम्परेचर जब हाई करते हैं, ये जो वाइब्रेशनल होगा ओनली एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तभी हम लोग रोटेशनल की बात करते हैं, नहीं तो सिंपली हम ट्रांसलेशनल एंड वाइब्रेशनल की बात करते हैं, सिंपली ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल की ही बात करते हैं।
ठीक है, डायटोमिक हो या फिर ट्राइएटोमिक लीनियर हो। चलो अलग ही लिखते हैं। ट्राइएटोमिक, इसमें लीनियर हो सकता है या फिर नॉन लीनियर। ठीक है, लीनियर जैसे CO2 हो गया, लीनियर है, एक लाइन में है। ठीक है, तो अगर हम ऐसी की बात कर रहे हैं तो ये हमको दिख रहा है कैसा, ऊपर वाले जैसा ही डायटोमिक की तरह, जिसमें ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2 एंड वाइब्रेशनल इसमें 2 आता है। तो ये टोटल होगा 7। इसका हमको जरूरत नहीं पड़ता है, मोस्टली हमको इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हाई टेम्परेचर के लिए। वैसे ही नॉन लीनियर की बात कर रहे हैं, नॉन लीनियर में H2O हो सकता है, ऐसा बनता है। ठीक है, यानी कि इसको एक किसी एक्सिस पे बैठा के अगर रोटेट कराते हैं तो ट्रांसलेशनल 3 तो रहेगा ही, रोटेशनल भी 3 रहता है, और वाइब्रेशनल डिपेंड करता है, 1 भी होता है और 2 भी, तो 1 और 3 होता है। ये सब आता कहाँ से है क्या? वाइब्रेशनल वाला? टेम्परेचर से। ठीक है, मोस्टली के लिए हम लोग इसमें डिग्री तो ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कैसे टोटल करेंगे जैसे, उसको? ये तो जैसे कि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कैसे रेट करता है उसके ऊपर, नहीं एक्सपेरिमेंट है, ये हम लोग डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे सिलेबस में है भी नहीं उतना, थोड़ा बहुत सिर्फ यूज होता है इसके लिए कभी कभार, और इसके लिए ये 1 वाला वैल्यू, 3 वाला भी नहीं होता। एक्चुअली में डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो नॉन लीनियर के लिए फॉर्मूला जो आता है इसके लिए, ट्राइएटोमिक के लिए, वो 3n-5 होता है। ठीक है, लीनियर के लिए n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि इसमें 3 है, n जो है ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। 5 क्या है, तो ये 3 + 2 5 को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये हम बोल रहे हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, n जो होगा वो ग्रेटर देन 2 के लिए, और लीनियर तो 3n आता है टोटल। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें हम लोग को उतना नहीं जानना है, बस हमको याद रखना है मोनो एटॉमिक रहेगा तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डायटोमिक रहेगा 90% केसेस इतने में ही रहेंगे, डायटोमिक रहेगा तो ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2, बहुत हाई टेम्परेचर हो जाएगा तब वाइब्रेशनल 1, टोटल 6। ट्राइटोमिक लीनियर तो 3 + 2 5, हाई टेम्परेचर वाला हमसे नहीं कहा जाता है। फिर नॉन लीनियर रहेगा तो नॉन लीनियर के लिए 3 + 3 6 मोस्टली यूज होता है। वाइब्रेशनल अगर आता है तो 1 आता है, 3 वो आता भी नहीं। ठीक है, यानी कि हमसे इधर वाले बहुत कम पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बाकी याद रखना है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी एक मॉलिक्यूल होता है तो उसके पास एनर्जी होता है, एवरेज कुछ एनर्जी होता है। तो जो एनर्जी होता है किसी भी मॉलिक्यूल के पास, एवरेज एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने फाइंड किया था तो क्या था, 3/2 kT आया था। ठीक है, तो क्या था, तो जो एवरेज एनर्जी आता है ये इक्वल सब में डिवाइड होता है, यानी कि ये ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशनल सब में इक्वली डिवाइड होता है।
ये लॉ यही कहता है कि जो भी एनर्जी हो सब में इक्वल इक्वल डिवाइड होगा। जैसे ट्रांसलेशनल है तो ट्रांसलेशनल में 3 आता है XYZ, तो इसीलिए हम इसमें लिखते हैं 3/2 KT। 3/2 KT मतलब 1/K/2 X में, KT/2 Y में, KT/Z3 में। इधर लिखते हैं, यानी कि X में KT/2, Y में KT/2, Z में KT/2, सब में क्या होगा KT/2। वैसे ही इसमें भी रहेगा, तो जितना भी होगा सब में KT/2 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 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लॉग यही कहता है कि एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड इन ईच टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम बोल रहे हैं, यानी कि जो भी इंडिपेंडेंट मोशन है उसमें हर में इक्वली डिवाइडेड होगा, और वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू KT/2। ठीक है, यानी कि सब में इक्वल इक्वल डिवीजन होगा और सब में कितना होगा, तो KT/2। ठीक है, तो इन जनरल ठीक है, टोटल एनर्जी अगर हमको लिखना होगा पर मॉलिक्यूल, तो हम क्या लिखेंगे, F/2 KT। F क्या है यहाँ पे, F इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर ट्रांसलेशनल का बात हो रहा है तो 3/2, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन होगा तो उतना ही जोड़ेंगे। जैसे कि अगर हमसे मोनो एटॉमिक कहेगा तो उसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल 3 है, तो हम 3/2 KT लिखेंगे। डायटोमिक आएगा, सिर्फ ट्रांसलेशनल रहेगा तो 3/2 KT, 2 रोटेशन आ जाएगा तो 5/2 KT। ठीक है, अगर वाइब्रेशन भी आता है तो 6/2 KT। इसमें ट्राई एटॉमिक आएगा, तो ट्राई एटॉमिक में अगर हमको लेना होगा तो हम 6 लेंगे। ठीक है, लिनियर नहीं कहेगा, लिनियर कहेगा तो 5, नॉन लिनियर कहेगा तो 6, क्योंकि वाइब्रेशनल को जल्दी कंसीडर नहीं करते हैं। वाइब्रेशनल अगर कंसीडर करने कहेगा तो इसमें 1 करेंगे। ठीक है, यानी कि सब में इक्वली F/2 KT हमारा जनरल फॉर्मूला है। F क्या है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। अकॉर्डिंगली ये पर मॉलिक्यूल की है, n मॉलिक्यूल का रहेगा तो इसमें हम n से मल्टीपल कर देंगे। मोल के लिए रहेगा तो k की जगह r आ जाएगा, n मोल्स के लिए रहेंगे तो n आ जाएगा। ठीक है, F/2 NKT हो जाएगा। टोटल एनर्जी फॉर 1 मोल अगर रहेगा तो ये F/2 RT हो जाएगा। टोटल एनर्जी फॉर n मोल रहेगा तो F/2 nRT हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। सर HC वर्मा में वेपर प्रेशर, ड्यू पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, ये सब का क्वेश्चन ज्यादा दिया हुआ है। किस में, इसमें KTG में है? यस सर। तो वेपर प्रेशर और ड्यू पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अच्छा ठीक है, उसको देख लेंगे। फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन अच्छा, ये ट्रिपल पॉइंट नहीं पढ़े हो गया तुम लोग?
तो बस बेसिक आइडिया है। शायद केमिस्ट्री का में पढ़ना है उसको, ट्रिपल पॉइंट की, जहाँ पे वेपर, लिक्विड और सॉलिड जो होते हैं को एग्जिस्ट करता है। फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस। हो गया। 3 10 kT। -21 10 का पावर -21 के प्लस तो रहेगा ही। 10.103 आएगा। O2 जो है वो कैसा मॉलिक्यूल है? डायटोमिक। ठीक है, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3 + 2 यानी कि 5। तो टोटल अगर काइनेटिक तो एनर्जी की 1 को बात नहीं करा इंक्लूड जाए, करेंगे। नहीं, जब तक हाई टेम्परेचर नहीं कहेगा। 27 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर नहीं है। वाइब्रेशनल यस जो होगा सर। 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा तभी कंसिडर करेंगे। काइनेटिक एनर्जी टोटल की बात अगर करें तो ये क्या हो जाएगा? 5/2 kT। ठीक है, ए में। सेकेंड की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं। ट्रांसलेशनल में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3। तो 3/2 kT। वाइब्रेशनल पूछते तो 2/2 kT। क्लियर है? वैल्यू रख के हम सॉल्व कर सकते हैं, बस इतना ही छोड़ रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये वाला जो चीज है थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आगे चल के हम जब थर्मोडायनेमिक्स लॉ पढ़ेंगे तो इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट आएगा, और वो इंटरनल एनर्जी और कुछ नहीं बल्कि यही एनर्जी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे करेंगे, यानी थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ, और उसके बाद इंटरनल एनर्जी क्या होता है, नहीं यही फॉर्मूला चलेगा। ठीक है, तो बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं एचसीवी का। देखना पड़ेगा, एक मिनट। सब तो मेन स्पीड ही दिख रहा है, कहाँ बोल रहे हो? रेशियो ऑफ मेन स्पीड, सर आखिर में देखिए ना वो सब है, वेपर प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी।
कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? 28 पेज नंबर 30 तक 37। 35 इधर तक तो कर ही सकते हो। तो कुछ लिख रहे हो अभी क्या? नहीं, ह्यूमिडिटी वाला भी रहने दो, यानी कि 45 तक हो जाएगा। Pale worse than the melting ice. What is the now? Distance of the above. 45 तक। हेलो हेलो, यस सर। ठीक है 1 से 45, उसके बाद ह्यूमिडिटी है सब आ जा रहा है, तो उसको रहने दो। ठीक है, ठीक है फिर। थैंक यू सर। थैंक यू टू। थैंक यू सर।